गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। और आज हम बात करेंगे अपने अगले बिंदु पर, अगले टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। और अपना आज का अगला जो टॉपिक है वो वैसे तो आपने देख लिया होगा, बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी। बिंदु का नाम क्या है? बिंदु का नाम है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी। आज हम बायोटेक्नोलॉजी के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये सब चीजें भी अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, ऑडियो और वीडियो अगर मेरा क्लियर है तो आप लोग एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए ताकि आगे बढ़े अपन। ये सुबह सुबह थोड़ा सा नेटवर्क में लाइटली प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी बरसात का मौसम, आप लोग भी समझ सकते हो। चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर है क्या? एक बार वॉइस के लिए आप बता दें। तो चलिए दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी शुरू करते हैं अगली यूनिट के रूप में अपनी जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी की हम बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग साथियों। देखो, बायोटेक्नोलॉजी को आराम से समझेंगे अपन, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। अच्छा बिंदु है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके सिलेबस में दिया हुआ है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, यूं करके दिया हुआ। हालांकि मैं इंट्रोडक्शन से काफी ज्यादा ही आपको बताऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन अपना छूटे नहीं। देखिए, यहाँ पर दो शब्द हैं दोस्तों। एक शब्द दिया हुआ है अपने को जैव। जैव का मतलब होता है जीव जंतु, बायो बोले तो जीव जंतु, जीव जंतु यानी कि सजीव। कौन हो गया? सजीव। अब सजीव शब्द लिखते ही यहां पर जीव जंतु में पादप और जंतु दोनों शामिल हो गए। ठीक है, अंडरस्टूड बात है। दूसरी, अच्छा ओके भावेश, थैंक यू। चलिए, दूसरा शब्द अपने को जो दिया गया है वो दिया गया है प्रौद्योगिकी। क्या दिया गया है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। क्या दिया गया है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये होती है तकनीक, तकनीकी। क्या होती है? तकनीकी। दो शब्द दिए, बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी। दोस्तों यहां पर इस चीज को समझिए कि एक शब्द आता है कई बार तकनीक। क्या आता है? तकनीक शब्द आता है। और एक बार शब्द आता है तकनीकी, तकनीकी। और दोनों की इंग्लिश अगर मैं बोलूं तो ये टेक्निक, ये टेक्निक और ये हो गया टेक्नोलॉजी। देखो, केवल मात्रा का फर्क है, इंग्लिश में अलग अलग लिख दिया, आपको समझ में आ गया? अच्छा, ओके ओके दिव्या, ठीक है। मैं थोड़ा लाउडली बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माइक थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, है ना। चलिए, तो दो शब्द आते हैं, एक तकनीक शब्द आता है, एक तकनीकी शब्द आता है। तकनीक यानी टेक्निक, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, और वो बहुत अंतर क्या है? जैसे मैं कहूं ये एक मोबाइल फोन है, ठीक है। इस मोबाइल फोन को बनाना, क्या हर व्यक्ति इसको बना रहा है और क्या हर व्यक्ति इसको यूज कर रहा है? तो दोनों ही प्रश्नों के जवाब आपके क्या होंगे कि हर व्यक्ति बना नहीं रहा, लेकिन हर व्यक्ति, लगभग व्यक्ति इसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो इसको जो बनाने की प्रक्रिया थी, मोबाइल है, इससे समझा रहा हूं आपको एग्जांपल। तो इसको बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो तो है टेक्निक, तकनीक। और इसको मानव के लाभ के लिए सभी उपयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? टेक्नोलॉजी, तकनीकी। तकनीक का मतलब है निर्माण करना और तकनीकी का मतलब है मानव के लाभ के लिए उसका उपयोग करना। तो एक तो निर्माण है और दूसरा उसका उपयोग है। निर्माण टेक्निक के अंतर्गत है, उपयोग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। ठीक है, आज हम कहते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई ऐसे कहता है मोबाइल टेक्निक का जमाना है। टेक्निक का जमाना होगा तो एक एक बच्चा बच्चा मोबाइल बनाना चालू कर देगा, समझ रहे? लेकिन बच्चा बच्चा यूज कर रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, हाँ, मैं जय श्री राम सभी को।
ओके, इतनी बात क्लियर होगी तो दोनों शब्द आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। तो ये तो निर्माण या बनाना है, इससे संबंधित है, निर्माण से संबंधित है, और ये तकनीकी जो है वो किससे संबंधित है, उपयोग से संबंधित है। ये छोटी सी बात कहीं भी आप कोने में लिख लो, ठीक है। चलो, अब हमारे जो सिलेबस दिया गया है इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। जैव तकनीकी का आपको परिचय यहां पर दिया गया है, तो उस परिचय पर हम एक एक बिंदु लेकर बात करते हैं। इससे पहले कमेंट्स ले लेता हूं। दिव्या सोनी लिख रही है, साइंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आपकी क्लास ली है तो ऐसा लग रहा है साइंस फेवरेट सब्जेक्ट बन गई है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो, इतनी सारी चीजें तो दिन बना दिया आपने तो ऐसे बोल के ना। चलिए, देखो, एक शिक्षक जो होता है उसके लिए इससे बड़ी और क्या चीज होगी कि आप लोगों को चीज समझ में आ रही है, ठीक है। मेरा डिलीवरी जो मैटर में डिलीवरी कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है, आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन करके आए, इससे और बेहतरीन और बड़ी बात अपने लिए क्या हो सकती है। चलिए देखो, और भी बड़े प्यार से पढ़ेंगे आराम से, वन बाय वन एक एक टॉपिक देखिए। पहला बिंदु है इंट्रोडक्शन में, वो है दोस्तों कौन, अपने दिया गया है, जिनसे पहले मैं डीएनए बताना चाहूंगा। डीएनए, अब इंट्रोडक्शन आपका चालू हो गया और आपके पूरे बायोटेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है आपके दिया गया है वो ऐसे बिंदुओं में दिया गया है। जीन दे दिया, डीएनए दे दिया, लाइगेज एंजाइम दे दिया, हेलिकेज एंजाइम दे दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दे दिया, फिर प्लाज्मिड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन जो है वो जीएमओ पढ़ेंगे, फिर कैलस पढ़ेंगे। ऐसे आपके टॉपिक दिए हैं, तो 10-12 ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं को अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अविनाश सर जी, आपके समझाने का तरीका बेस्ट है। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सबसे पहले डीएनए की अपन बात करते हैं। देखो, सारी चीजें अपन देखते चलेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, डीएनए में आपको जो बात सबसे पहले पूछ सकता है वो एग्जाम में, वो अपने घोड़े दौड़ाएगा कि इसका पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी से डीऑक्सीराइबोज, एन से न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ ये पूरा नाम इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि पूरा नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, वो सीधा पूछेगा कि इसके अंदर जो है वो कौन सी शर्करा है। तो डीएनए के अंदर जो शर्करा होती है वो स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोज। कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज नामक शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जो इसके नाम में ही छिपी हुई है। दोस्तों, ये जो डीएनए है ये है आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? जेनेटिकल मैटर का मतलब होता है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं या जिनके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो कहलाते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। अब आनुवांशिक सूचनाएं क्या होती हैं? तो आनुवांशिक सूचना का मतलब है लक्षण। क्या होते हैं? लक्षण, कि कौन सा लक्षण शरीर का, ठीक है, और जो आगे जाएगा, कौन सा लक्षण शरीर का जो आगे अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होगा। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं वो आनुवांशिक सूचनाएं कहलाती हैं, और ये सूचनाएं जिनके अंदर होती हैं वो आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। और वो आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं? डीएनए आरएनए होते हैं। तो हम बात करें डीएनए की। ओके, इस डीएनए का एक मॉडल दिया गया, और डीएनए का जो मॉडल दिया गया, इस मॉडल का नाम है द्विकुंडलित मॉडल। डीएनए का कौन सा मॉडल? द्विकुंडलित मॉडल। साथ ही साथ नोट कर लेना दोस्तों, द्विकुंडलित मॉडल। डीएनए का एक मॉडल दिया गया जिसका नाम क्या दिया गया? जिसका नाम दिया गया द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ये मॉडल किसने दिया? तो मॉडल देने वाले, मॉडल प्रस्तुत, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किसने किया? तो ये किया वाटसन और क्रिक ने। दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वाटसन व क्रिक। तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया। अब ये द्विकुंडलित मॉडल है क्या? तो इन्होंने ये कहा कि डीएनए की जो संरचना होती है ना, डीएनए की जो संरचना होती है वो दो रज्जुकों से होती है। दो रज्जुक, रज्जुक का मतलब होता है सीधी धागे नुमा संरचनाएं। रज्जुक का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंड। स्ट्रैंड बोले तो सीधी धागे नुमा संरचनाएं। दो रज्जुकों से होता है। कैसे? जिनमें बोला एक का जो नाम है वो तो है ये 5' 3'। दूसरे रज्जुक का नाम इन्होंने बताया 3' 5'। इन्होंने कहा कि ये दोनों रज्जुक आपस में क्या हो जाते हैं? गुथ जाते हैं। इस तरह से दोनों रज्जुक आपस में क्या हो जाते हैं?
गुथ जाते हैं, तो ये तो हो गया 5-3 और ये हो गया 3-5। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने कहा कि दो रज्जुक मिलकर के और डीएनए का निर्माण करते हैं और दोनों रज्जुक आपस में गुथ जाते हैं और गुथने के बाद एक कुंडल जैसी संरचना बनाते हैं। देखो, एक कुंडली जैसी संरचना है, कुंडल जैसी संरचना बनाते हैं। ठीक है, इसी कुंडल जैसी संरचना को द्विकुंडलित मॉडल कहा जाता है। तो आपसे कहे कि द्विकुंडलित मॉडल क्या है, तो हम कहेंगे दो रज्जुक जो है वो घुट करके या मिल करके और डीएनए का निर्माण करते हैं, वही द्विकुंडलित मॉडल है जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। ये जो डीएनए है दोस्तों, ये डीएनए बना होता है किनसे? जीनों से। किससे? डीएनए में क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है। डीएनए में क्या पाई जाती है? जीन। और ये जो जीन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहां लाना चाह रहा था इस जीन पर पहले बिंदु के रूप में, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डीएनए के बारे में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो यहाँ जीन जो है वो डीएनए पर पाई जाती है। और वास्तव में जो अभी मैंने कहा था कि आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं, ये आनुवांशिक सूचनाएं किसमें निहित होती हैं? तो आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं वो जीन में होती हैं। आनुवांशिक सूचनाएं, या तो कह दो आनुवांशिक सूचनाएं और या कह दो लक्षणों का निर्धारण। क्या कहते हैं? लक्षणों का निर्धारण। लक्षणों का निर्धारण। तो आपसे प्रश्न पूछे कि हमारे शरीर में लक्षणों का निर्धारण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों, लक्षणों का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार कौन होती है? जीन जिम्मेदार होती है। लक्षणों का निर्धारण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? जीन जिम्मेदार है। क्लियर? चलिए, तो ये आपने डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना नोट कर लिया तो अब चलता हूं। वैसे बिंदु नंबर 1 था लेकिन मैंने डीएनए बढ़ा के 2 कर दिया, इसको नंबर 2। अब लिखो भैया जीन। अगला बिंदु लिखेंगे जीन। अब जीन से अपने को क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है बायोटेक्नोलॉजी के दौरान? तो सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि यह आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। यह आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स की आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जेनेटिक्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या है? कि जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक जीव से अगले जीव में लेकर जाने वाली है, उनमें सबसे छोटा पार्ट कौन है? जीन है। जैसे आपने कहा कि भाई डीएनए भी लेके जाएगा, लेकिन डीएनए पर तो खुद पर जीन पाए जाते हैं। यानी कि सबसे आखिरी पॉइंट कौन है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं या लक्षण निहित होते हैं? तो वो होता है जीन। कौन है दोस्तों? वो है अपना जीन। बात क्लियर इतनी? ओके, चलिए, इतनी बात क्लियर है तो आगे देखते हैं। ये जो जीन है दोस्तों, ये जीन नाम देने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन नाम देने वाले वैज्ञानिक थे जोहानसन। क्या नाम था उनका? जोहानसन। तो आपसे पूछेगी जीन नाम किसने दिया? तो जीन नाम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन नाम दिया। ठीक है, क्योंकि पहले जब इनकी खोज की गई थी तो इनको जीन नाम नहीं दिया गया था, केवल ये जाना गया था कि कोई ना कोई ऐसे पदार्थ हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को या लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, माँ बाप से पुत्र पुत्री में या पेरेंट से जो संतति होती है उनमें ले जाने का कार्य करता है। ये बात अपन ने देखी। लेकिन बाद में वैज्ञानिक आए कौन? जोहानसन साहब। और जोहानसन साहब ने कहा कि देखिए ये जो चीजें है ना, इनको अपन एक नाम देते हैं, और इनको इन्होंने नाम दिया क्या? जीन। क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। ठीक है मित्रों, ये जो जीन है, इस जीन का यदि हम कार्य देखें तो जीन का कार्य है लक्षणों का निर्धारण करना। क्या करना? शरीर के लक्षणों का निर्धारण करना। लक्षणों के निर्धारण से मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। लक्षणों का निर्धारण करना। लक्षणों के निर्धारण करने से मतलब है लंबाई ज्यादा होगी, कम होगी, बाल काले होंगे, भूरे होंगे, आंखें ब्लैक होंगी या ब्लू होंगी, ब्राउन होंगी, जो भी लक्षण हमारे शरीर के, उनका निर्धारण करने का जो काम है वो सारा किनका है? जीन का है। किसका है? जीन का है। ये जो जीन है, ये दोस्तों बता दूं आपको, ये जो जीन है इनके भाग होते हैं। जीन के भाग, जो प्रश्न पूछेगा ना एग्जाम में सीधा सख्त, वो यहां पर आ जाओ। आपसे कहेगा जीन के भाग। जीन के भाग, जीन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया जाता है।
ये 3 भाग कौन कौन से देखिए। जीन का एक जो भाग है, पहला भाग यहां लिखता हूं मैं, जीन का एक भाग है सिस्ट्रॉन, क्या कहलाता है? सिस्ट्रॉन कहलाता है। जीन का एक भाग म्यूटोन कहलाता है और जीन का एक भाग रेकॉन कहलाता है। 3 भागों में जीन को बांटा गया। ध्यान रहे, अकाउंटेंट के एग्जाम में अगर जीन से संबंधित क्वेश्चन उठाएगा तो अभी जो बता रहा हूं यहीं से उठाएगा, चाहे इसके अलावा कुछ दूसरी चीज जीन के बारे में देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया इसलिए पूछेगा नहीं। वो सीधा कहेगा जीन के भाग कितने होते हैं, तो जीन के भाग होते हैं 3। कितने होते हैं जीन के भाग? 3 होते हैं। कौन कौन से? सिस्टोन, म्यूटोन और रेकॉन। सिस्टोन, म्यूटोन और रेकॉन। देखो सिस्टोन क्या है? कार्य की इकाई है। क्या है? कार्य की इकाई। वो आपसे सीधा कहेगा जीन के कार्य की इकाई का क्या नाम है, तो आपका जवाब आना चाहिए सिस्ट्रॉन। सिंपल में याद रखवाने के लिए या याद करवाने के लिए आपको मैं बता देता हूं, तो सिस्ट्रॉन से सिस्टर शब्द याद आ रहा होगा, सिस्टोन सिस्टर है ना। और मोस्टली घर पे जो काम काज करते हैं वो सिस्टर करती है ना भाई, अपने कोई भी काम काज है, कुछ खाना बना के देना या कुछ भी है, तो मुख्यतः सिस्टर जो है मना नहीं करती कार्य के लिए, सिस्टर काम करती है। तो कार्य की इकाई कौन हो गई? सिस्टोन। सिस्टर कार्य, ऐसे याद रखना। तो सिस्टोन क्या हो गया? कार्य की इकाई हो गई। ठीक है। एक है म्यूटोन। म्यूटोन का मतलब ही उत्परिवर्तन होता है। म्यूटोन का हिंदी म्यूटेशन, म्यूटेशन उत्परिवर्तन। तो म्यूटोन शब्द की हिंदी मीनिंग ही उत्परिवर्तन होता है। तो ये हो गई उत्परिवर्तन की इकाई। इसकी इकाई हो गई उत्परिवर्तन की इकाई। आप कहेंगे साहब उत्परिवर्तन क्या है, और इससे पहले आपके एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा है, सब कार्य की इकाई तो, लेकिन कार्य क्या है? तो कार्य लक्षणों का निर्धारण, लक्षणों का प्रकटीकरण, वो कार्य। म्यूटोन का मतलब है उत्परिवर्तन की इकाई। म्यूटोन यानी म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटोन। मतलब ये कि उत्परिवर्तन होता क्या है, पहले ये समझो। हमारे शरीर में अचानक से जो परिवर्तन होते हैं, हमारे शरीर में अचानक से जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। शरीर में अचानक से होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन कहलाते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी अचानक से परिवर्तन आएंगे, जैसे पूरी पीढ़ियों में ऊपर से नीचे हायरार्की देख रहे हैं, कई सारी पीढ़ियां देखी, सभी पीढ़ियों में बच्चों के हाथ में उंगलियां 5 ही थी, लेकिन अब एक ऐसी संतान उत्पन्न हो गई कि उसके अंगुलियां कितनी है? 6। ये क्या है? ये अचानक परिवर्तन है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता आ रहा, किसी एक बच्चे के अंदर जो है वो 5 की जगह 6 अंगुलियां हैं। ये क्या है? अचानक से हुआ परिवर्तन है। क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ठीक है। तो जीन का वह भाग जहां पर हमारे शरीर में अचानक से होने वाले परिवर्तन उत्पन्न होते हैं वो भाग कहलाता है म्यूटोन। इसके बाद दोस्तों एक है रेकॉन वाला भाग, और रेकॉन को कहते हैं पुनः संयोजन। क्या कहते हैं? पुनः संयोजन की इकाई। पुनः संयोजन की इकाई। पुनः संयोजन की इकाई। रेकॉन को क्या कहते हैं मित्रों? रेकॉन को कहते हैं पुनः संयोजन की इकाई। मतलब कि जब जीन किसी अन्य जीन या डीएनए के साथ जुड़ेगा तो वो कौन से भाग से जुड़ेगा? रेकॉन वाले भाग से। तो इसलिए कहते हैं पुनः संयोजन यानी दोबारा जुड़ने की इकाई। तो जीन के भाग कितने हो गए? 3। कौन कौन से? सिस्टोन, म्यूटोन, रेकॉन। सिस्टोन कार्य की इकाई है, म्यूटोन उत्परिवर्तन की इकाई है, रेकॉन पुनः संयोजन की इकाई है। यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। हाँ भाई गार्डन, धन्यवाद। नवीन नमस्ते भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? आ गई ना, कि ये यहां से प्रश्न उठाएगा। 3 भाग होते हैं इसके, और तीनों मैंने आपको बता दी, सिस्टोन, म्यूटोन और रेकॉन। नोट नहीं किया तो नोट कर लो फटाफट से, नोट नहीं किया तो नोट कर लो। चलिए इतना कर लिया, तो आगे चलते हैं। अब देखो इस जीन से संबंधित 2 छोटी छोटी बातें और आपको यहां पर बता देता हूं। एक तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि कॉपी जीन क्या है? क्या है? कॉपी जीन क्या है, ये आपसे पूछ लेता है। या मुख्यतः जो सब पूछता है वो डीएनए के बारे में पूछता है ना। इस तरह से कहता है कॉपी डीएनए, कॉपी डीएनए। और एक पूछता है सीडीएनए लाइब्रेरी।
एक शब्द क्या पूछ लेता है, cDNA लाइब्रेरी। दोनों बड़ी सिंपल सी बातें, बस माइंड में होनी चाहिए। देखो कॉपी डीएनए मतलब कोई भी डीएनए उसकी कॉपी बना ले किसी वांछित डीएनए की, वांछित मतलब जिसे हम चाहते हैं, ठीक है, किसी वांछित डीएनए की प्रतिकृतियां, किसी वांछित डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपीज, किसी वांछित डीएनए की प्रतिकृतियां बनाना क्या कहलाता है, कॉपी डीएनए कहलाता है, कॉपी डीएनए कहलाता है। आप इंसान बनाते कैसे, फोटोकॉपी मशीन से बनाते हैं क्या? नहीं भाई। जैसे मान लो एक जीवाणु है ये इस तरह से, ठीक है, बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये इसका आनुवंशिक भाग है, इस आनुवंशिक भाग के साथ हमने हमारे वांछित किसको जोड़ दिया, वांछित डीएनए को जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। अनेक मेथड है, शॉटगन विधि है, माइक्रो इंजेक्शन विधि है, उनकी सहायता से हमने हमारे इस डीएनए वाले वांछित डीएनए वाले भाग को कहां भेज दिया, इस टारगेट सेल में भेज दिया। ये बैक्टीरिया सेल है। अब बैक्टीरिया सेल में हम जानते हैं कि बारंबार विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, तो ये विभाजन होगी तो इस तरह से इसकी कॉपियां बनेंगी, बनेंगी कि नहीं बनेंगी, कॉपियां बनेंगी, इसकी बहुत सारी कॉपियां बनेंगी। तो जब जब इसकी कॉपियां बनेंगी तो इसके साथ जो हमने डीएनए, इसके आनुवंशिक भाग के साथ जो हमने डीएनए जोड़ा है, इसकी भी क्या बनती जाएंगी, इसकी भी कॉपियां बनती जाएंगी। और प्रत्येक बैक्टीरिया जो है, प्रत्येक जो सूक्ष्म जीव है, इससे हम इस भाग को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने एक ही डीएनए की अनेक सारी क्या बना ली, कॉपी बना ली। एक ही डीएनए की अनेक सारी क्या बना ली हमने, कॉपी बना ली, ठीक है। तो वो तो कहलाता है कॉपी डीएनए। और इन कॉपी डीएनए को जहां रखा जाता है वो कहलाती है cDNA लाइब्रेरी। तो वो कहेगा cDNA लाइब्रेरी क्या है, तो हम लिखेंगे इसमें वह स्थान जहां कॉपी डीएनए, वह स्थान जहां कॉपी डीएनए को रखा जाता है, वह स्थान जहां कॉपी डीएनए को रखा जाता है cDNA लाइब्रेरी कहलाती है। cDNA लाइब्रेरी कहलाती है, क्या कहलाती है, cDNA लाइब्रेरी कहलाती है। ओके, हो गया, चलो इतना नोट कर लिए। तो अब आगे चलते हैं। ये अपन ने जीन की बात कर ली, और जीन में तो तीन बातें मुख्यतः सिस्टोन, मिटोन और रेकॉन वाली बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर, चलते हैं दोस्तों। और अगले बिंदु में मतलब बिंदु संख्या 3 की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं डीएनए हेलिकेज। अगला शब्द आपसे पूछेगा डीएनए हेलिकेज क्या है। ऐसे छोटे छोटे आपके बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इसलिए आपकी इस यूनिट का नाम एन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड जीव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय ऐसे करके दिया है। डीएनए हेलिकेज क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन शब्दों के अंत में एज या इन लगता है, चाहे तो आप लिख सकते हो यहां पर कि एज और इन, एज और इन, एज और इन का क्या मामला है। ये देखो, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में एज या इन लगता है, एज या इन लगता है, वे एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये अलग छोटी सी पहचान होगी। जैसे टाइलिन, तो आखिरी में आ रहा है इन, इन आ गया, एंजाइम है। माल्टेज, एज आ रहा है, एंजाइम हो गया। जैसे हेलिकेज, एज आ रहा है, क्या हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक है। अब ये हेलिकेज एंजाइम है क्या, तो यहां से देखो, हेली से याद रखना हेलिक्स, हेली से क्या याद रखना है, हेली से आपको याद रखना है हेलिक्स, क्या याद रखना है, हेलिक्स शब्द याद रखना है। और हेलिक्स बोले तो कुंडल, क्या, कुंडल। और किसका कुंडल, तो भैया पहले नाम दिया है डीएनए का कुंडल। और डीएनए का कुंडल हम जानते हैं कैसा होता है, ये रहा, इस तरह से ये डीएनए का कुंडल है, ये डीएनए का एक कुंडल, ये दूसरा कुंडल, ये। अब हम क्या करते हैं, इस डीएनए कुंडल को खोलने के लिए हम इस पर क्या डालते हैं, हम इस पर
हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम डालते हैं, ये एंजाइम डालते हैं। जैसे ही हम डीएनए की कुंडल पर हेलिकेज एंजाइम डालते हैं तो ये डीएनए की कुंडल क्या होती है मित्रों, ये डीएनए की कुंडल खुल जाती है। डीएनए की कुंडल क्या हो जाती है, इस तरह से डीएनए की कुंडल जो है यहां से खुल जाएगी। ठीक है, ये कुंडल क्या हो गई, यहां पर ओपन होगी, कॉइल्ड ओपन, या हम कह सकते हैं डीएनए कुंडल, डीएनए हेलिक्स ओपन। ठीक है, डीएनए कुंडल क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हेलिकेज एंजाइमर काम क्या आता है, तो हम कहेंगे डीएनए के कुंडल को खोलने के काम में आता है। ठीक है, जो डीएनए कुंडल को खोलने के काम में आता है। तो आप लिख सकते हो यह एक एंजाइम है, यह एक एंजाइम है जो डीएनए कुंडल को, अब आप कहेंगे साहब खोल क्यों रहे डीएनए कुंडल को, वो भी बताऊंगा। जो डीएनए कुंडल को खोलने के लिए, डीएनए कुंडल को खोलने के लिए उपयोग में लिया जाता है, डीएनए कुंडल को खोलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बड़े आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारा आराम से आपका मैटर हो जाएगा पूरा एग्जाम से पहले। ठीक है, हमने कहा हेलिकेज, एज, एज जिनके अंत में आएगा, एंजाइम हेली है तो हेलिक्स यानी कुंडल, और किसकी कुंडल, डीएनए, तो डीएनए की कुंडल को खोलने वाला एंजाइम। तो ये हेलिक्स को ओपन करता है वो हेलिकेज एंजाइम। क्यों खोल रहे हैं कुंडल को अभी बताऊंगा। इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, जीव इंजीनियरिंग जो होती है, जीन इंजीनियरिंग या जीव अभियांत्रिकी जो होती है, इसके अंदर किसी एक वांछित डीएनए को लेकर किसी दूसरे के साथ जोड़कर किसी तीसरे जीव के अंदर पहुंचाया जाता है और वहां पर उसके लक्षण प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी एकदम स्टेप बाय स्टेप समझोगे, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सी बात हो गई। आगे चलते हैं भैया, नंबर 4, बिंदु संख्या 4 पर चलते हैं। अब एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, वो हेलिकेज था, ये लाइगेज है, वो हेलिकेज था और ये क्या है, लाइगेज है। नाम से स्पष्ट है, अंत में क्या रहा है, ए जा रहा है, क्या है, एंजाइम है। ये क्या काम करेगा तो देखिए, ये क्या काम करेगा तो देखिए, ये एक क्या है, डीएनए खंड, ये एक क्या है दोस्तों, डीएनए खंड है। ये भी एक दूसरा डीएनए खंड है, लेकिन ये डीएनए खंड जो है वो है वांछित डीएनए खंड। ये क्या है, वांछित यानी डिजायर डीएनए, जिसको हम चाहते हैं, वांछित डीएनए, वांछित डीएनए, डिजायर डीएनए जिसको हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि किसी जीव के अंदर कोई अच्छा लक्षण था, उस लक्षण को हम चाहते हैं कि दूसरे जीव के अंदर आए, तो हम जो अच्छा लक्षण है उस वाले जीव से उस लक्षण का डीएनए हमें निकालना पड़ेगा, और उस डीएनए को दूसरे जीव जिसमें वो लक्षण अपन उत्पन्न करना चाहते हैं उसके डीएनए के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसके डीएनए के साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। तो ये तो है डीएनए खंड जिसके साथ हम वांछित डीएनए खंड को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। हमने क्या किया यहां पर, हमने यहां पे क्या किया दोस्तों, देखिए हमने यहां पे क्या किया, हमने इन दोनों के ऊपर डाला एक एंजाइम, यहां पर कौन सा एंजाइम डाला, लाइगेज, लाइगेज एंजाइम। जैसे ही लाइगेज एंजाइम डाला तो ये जो दोनों डीएनए खंड है इनको हमने पास पास रखा, और पास पास रखने के बाद इन पर हमने लाइगेज एंजाइम डाला। लाइगेज एंजाइम डालने के बाद में क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए, दोनों आपस में क्या हो गए दोस्तों, जुड़ गए। ठीक है, ये लो, ये दोनों आपस में जुड़ गए। समझ में आया, मतलब ये हुआ कि दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में लेते हैं वो क्या है, लाइगेज एंजाइम है। ठीक है, वो क्या है, 20 अगस्त तक तो नहीं, लेकिन 30 अगस्त तक हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो लिखो यह एक प्रकार का एंजाइम है, यह एक प्रकार का
एंजाइम है जो दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। तो दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम उपयोग में लेते हैं वो कौन सा हो गया? लाइगेज एंजाइम हो गया। कौन सा एंजाइम हो गया दोस्तों? वो हो गया लाइगेज एंजाइम। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उधर फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी और एक आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मजा आएगा उनमें भी। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाऊंगा, पहले छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ो फिर एक साथ इनको मर्ज करेंगे। तो ये हो गया लाइगेज एंजाइम। अगला बिंदु आ गया आपका इसी में, आपके जनरल इंट्रोडक्शन में, नंबर 5, RENE, रीनी। ठीक है, क्या है पूरा नाम लिखो इसका? आर से रेस्ट्रिक्शन, ई से एंडो, एन से न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, और इसे एंजाइम। तो पूरा नाम क्या है इसका? ये हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। पूरा नाम क्या हो गया दोस्तों? पूरा नाम हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये काम क्या करता है? देखिए ये क्या करता है। ये है दोस्तों एक डीएनए खंड। क्या है ये? ये एक डीएनए खंड है। हम चाहते हैं कि इस डीएनए खंड को यहां से काटें। इनको मैं नाम दे देता हूं P1, ठीक है, ये नाम दे देता हूं। यहां से हम इस डीएनए खंड को काटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो वांछित डीएनए है ना, उस वांछित डीएनए को इस स्थान पे रखना चाहते हैं। कोने पे रखना होता तो यहां रख देते, लेकिन हमें बीच में रखना है, तो इसके वाले डीएनए को तो हटाना है और यहाँ पर अच्छे लक्षण के लिए दूसरे डीएनए को यहाँ पर लाना है। तो उससे पहले इसको यहाँ काटेंगे फिर उसको रखेंगे। दिमाग में आ गया होगा कि फिर हम उस पर लाइगेज डालेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां से इसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पर एंजाइम डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया। तो इस निश्चित स्थान से काटने के लिए हमने यहां पर डाला एंजाइम। यहां पर क्या डाला? इन दोनों जगह हमने एंजाइम डाला। कौन सा एंजाइम डाला? रीनी एंजाइम डाला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डाला। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालते हैं तो ये डीएनए क्या होता है, इन निश्चित स्थानों से क्या हो जाता है? कट जाता है। निश्चित स्थानों से क्या हो जाता है दोस्तों? कट जाता है। और जब कटेगा डीएनए तो इस तरह से 3 पोर्शन हो जाएंगे ना इसके। तो ये मामला सामने आ गया। मतलब ये हुआ किसी डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटने के लिए, किसी डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटने के लिए उपयोग में ले जाने वाला एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहलाता है। तो पहले तो ये लिखेंगे, देखो यह भी एक प्रकार का एंजाइम है, यह भी एक प्रकार का एंजाइम है, यह भी एक प्रकार का एंजाइम है जो किसी डीएनए खंड को किसी निश्चित स्थान से, डीएनए खंड को किसी निश्चित स्थान से काटने का कार्य करता है। निश्चित स्थान से काटने का कार्य करता है। क्या करता है? निश्चित स्थान से काटने का कार्य करता है। ठीक है, अब चूंकि ये डीएनए को काट रहा है और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, जिसे आणविक पदार्थ भी कहते हैं, मोलिक्यूलर है, ठीक है, आणविक पदार्थ है, तो जो आणविक पदार्थ को काटेगा वो आणविक चाकू हो जाएगा। तो लिखो इसे आणविक कैंची, इसे आणविक कैंची काटने के कारण या आणविक चाकू, ठीक है, या आणविक मॉलिक्यूलर नाइफ या आणविक चाकू भी कहते हैं, आणविक चाकू भी कहते हैं। तो इसे आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहते हैं, क्योंकि
डीएनए जो है वो आणविक पदार्थ है, और आणविक पदार्थ को काटने वाला एंजाइम आणविक कैंची यानी मोलिकुलर सीजर या मोलिकुलर नाइफ यानी कि आणविक चाकू कहलाता है। ठीक है, ओके, तो ये बातें नोट कर लीजिए। ये प्रश्न काफी बार पूछा हुआ है, ये वाला अकाउंटेंट में पूछा हुआ है, एलडीसी में भी ये बात पूछी हुई है, 2-4 बार ये पूछा हुआ है, ध्यान रहिए। हो गया, चलिए इतना हो गया, तो आगे बढ़ता हूं। अब देखिए दोस्तों, हम बार बार ये जो इन सब की बात कर रहे हैं वो है क्या, तो नंबर 6, नंबर 6 पुनः संयोजी डीएनए। अगला बिंदु पुनः संयोजी डीएनए, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए, सारे नाम लिखाऊंगा मैं भी, रिकॉम्बिनेट डीएनए। अब देखना, यहां समझना पूरी, अब तक जितनी बात की वो सारी एक साथ आएंगी। पुनः संयोजी डीएनए क्या है, मैं परिभाषा ना लिख के मैं आपको एक डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। ये एक डीएनए है, ये एक वांछित डीएनए है। क्या है दोस्तों? वांछित डीएनए। ये तो हो गया डीएनए खंड, ये तो हो गया डीएनए खंड, ये हो गया वांछित डीएनए खंड। वांछित डीएनए खंड, हम क्या चाहते हैं? दोनों को जोड़ना चाहते हैं। हमने क्या किया? हमने इस पर एंजाइम डाला। कौन सा एंजाइम डाला? रिनी एंजाइम डाला। जैसे रिनी एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा? ये यहां पर इस तरह से कट जाएगा, बीच वाला भाग हमें नहीं चाहिए, इसको हमने क्या कर दिया? आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब हो गया हमने इसको पृथक कर दिया। पृथक करने के बाद स्थिति हमारे पास बच गई ये वाली। अब हम क्या करेंगे? इस वांछित डीएनए खंड को यहां पर स्थापित करेंगे। वांछित डीएनए खंड को यहां स्थापित करने के बाद हम क्या करेंगे? तो सबको पता है, अब एक एंजाइम डालेंगे। वो एंजाइम कौन सा डालेंगे? लाइगेज एंजाइम डालेंगे। जैसे ही लाइगेज एंजाइम डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या स्थिति बनने वाली है? तो यहाँ पर स्थिति बनने वाली है ये, यही तो बनेगी। ठीक है, यही तो स्थिति बनेगी। ये लो, ये बन गया एक नया डीएनए। हमने क्या किया? दो अलग अलग डीएनए खंडों को जोड़कर, दो अलग अलग डीएनए खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए हमने बना लिया। दो अलग अलग डीएनए खंडों को जोड़कर एक नए डीएनए का हमने निर्माण कर लिया, उसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए। पुनः संयोजी, दो को पुनः यानी वापस, संयोजी यानी जोड़कर बनाया गया डीएनए पुनः संयोजी डीएनए कहलाता है, रिकॉम्बिनेट डीएनए कहलाता है। तो ये जो डीएनए बना है इसी का नाम क्या हो गया? इसी का नाम हो गया पुनः संयोजी डीएनए। पुनः संयोजी डीएनए, या इसी का नाम हो गया काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक, ये शब्द बहुत ज्यादा पूछता है, काइमेरिक डीएनए। ठीक है, या इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए। रिकॉम्बिनेट डीएनए, ये शब्द बहुत ज्यादा पूछता है, ध्यान रखना, काइमेरिक डीएनए वाला। काइमेरिक डीएनए क्या है, ये प्रश्न आएगा, तो हम कहेंगे पुनः संयोजी डीएनए ही काइमेरिक डीएनए कहलाता है। अब इसकी परिभाषा हम लिखो, जब दो डीएनए खंडों को, जब दो डीएनए खंडों को जोड़कर, जब दो डीएनए खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है, नया डीएनए बनाया जाता है, नया डीएनए बनाया जाता है, तो इस नए डीएनए को ही, तो इस नए डीएनए को ही पुनः संयोजी डीएनए, पुनः संयोजी डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहते हैं। काइमेरिक डीएनए कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये पुनः संयोजी डीएनए बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये पुनः संयोजी डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेट टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया को
तथा इस प्रक्रिया को पुनः संयोजी तकनीक, पुनः संयोजी तकनीक कहते हैं, पुनः संयोजी तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः संयोजी तकनीक कहते हैं। बात समझ में आ गई कि पुनः संयोजी डीएनए क्या है, क्या कहेंगे? एक शब्द उठा लो पूरी इस महाभारत में से, सिर्फ काइमेरिक डीएनए। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा काइमेरिक डीएनए क्या है, तो जवाब दे देना पुनः संयोजी डीएनए को ही काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। पुनः संयोजी डीएनए को ही क्या कहते हैं? काइमेरिक डीएनए कहते हैं। ये आपको जवाब देना है। ये तकनीक क्यों अपनाई जाती है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये क्यों अपनाई जाती है, क्या इसका कारण है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे काफी बिंदु हैं इसके अंदर, उन सबको अपन देखेंगे। चलिए, तो एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। आज अपन ने 6 बिंदु पढ़े, बचे हुए 5-6 जो बिंदु हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं एक बार आपको ये रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी उसको लूंगा इस क्लास में तो भी पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कल की क्लास और हो जाएगी। हम जैव प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। जैव यानी जीव जंतु, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, यानी जीवों के शरीर से संबंधित या जीवों के लिए किसी पदार्थ के निर्माण करने की तकनीक जैव तकनीक कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तकनीक का मतलब निर्माण से संबंधित और तकनीकी का मतलब उपयोग से संबंधित है, और उपयोग भी जीव के लाभ के लिए। डीएनए की बात की, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, आनुवांशिक पदार्थ है, इसका मॉडल द्विकुंडलित मॉडल कहलाता है। मॉडल देने वाले वैज्ञानिक वाटसन क्रिक थे, वाटसन और क्रिक थे। संरचना इसकी 2 रज्जुक होती है, 2 रज्जुक संरचना, आपस में दोनों रज्जुक गुद करके और ये डबल हेलिक्स मॉडल बनाते हैं। वो अलग बात है, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, एटीजीसी है ना, ये बात मैं आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा, एक एयूजीसी आएगा और एक एटीजीसी है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एक एडेनिन आरएनए में यू हो जाएगा टी की जगह, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, तो डीएनए में टी होता है और आरएनए जब अपन लिखेंगे एयूजीसी पढ़ेंगे वहां पे तो यूरेसिल हो जाता है। ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपकी जेनेटिक्स की यूनिट है, जेनेटिक्स की यूनिट में मुझे आनुवंशिकी में आपको यही सारी बातें मेंडल के नियमों के साथ पहले पढ़ानी है। ठीक है, ओके। फिर हमने देखा कि जीन पाई जाती है डीएनए पर, और जीन जो है वो लक्षणों का निर्धारण करती है। जीन के बारे में बात की कि जीन आनुवंशिकता की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, नाम दिया जीन जोहानसन ने नाम दिया। कार्य लक्षणों का निर्धारण करना कि कौन से लक्षण आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे और उनका प्रकटीकरण क्या होगा। जीन के भाग इंपॉर्टेंट, सिस्टोन म्यूटोन, देखो 3 भागों में जीन को बांटा गया। सिस्टोन वाला भाग कार्य की इकाई कहलाता है, म्यूटोन वाला उत्परिवर्तन की इकाई कहलाता है, और रेकॉन वाला भाग पुनः संयोजन की इकाई कहलाता है। फिर इसके बाद में हमने बात की कॉपी डीएनए क्या है, तो किसी वांछित डीएनए की प्रतिकृतियां बनाना ही कॉपी डीएनए कहलाता है। कैसे बनाएंगे बता दिया, किसी सूक्ष्म जीव के साथ जो इसको जोड़ के और उसकी कॉपियां अपन बना लेंगे। सीडीएनए लाइब्रेरी वह स्थान जहां कॉपी डीएनए जो है उनको रखा जाता है, वो सीडीएनए लाइब्रेरी कहलाती है। ठीक है, फिर हमने बात की डीएनए हेलिकेज, एज शब्द जिनके अंत में आ जाता है वो एंजाइम कहलाते हैं। हेली से याद रखना, हेलिक्स यानी कुंडल, तो डीएनए की कुंडल को खोलने वाला एंजाइम कौन है, हेलिकेज एंजाइम है, ये अपन ने देख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा, लाइगेज देखा, तो एज आ रहा है इसमें भी, ये भी एंजाइम है। ये क्या काम आएगा, 2 डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए, तो 2 डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला जो एंजाइम है वो क्या कहलाता है, वो डीएनए लाइगेज एंजाइम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की रीनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इंपॉर्टेंट है एंजाइमों की दृष्टि से क्योंकि ये वाली बात पूछता है। तो ये क्या करता है, किसी भी डीएनए को उसके निश्चित स्थान, एक शब्द जुड़ गया यहाँ पर, निश्चित स्थान से डीएनए को एक फिक्स साइट से काटने का जो कार्य करता है, ठीक है, निश्चित स्थान से काटने का कार्य करता है कौन, रीनी एंजाइम। और चूंकि ये डीएनए को काटता है इसलिए आणविक कैंची या आणविक चाकू कहलाता है। ठीक है, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है, बोला सर इतना काफी है क्या, इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे क्या? भाई क्वेश्चन जाएंगे, कहाँ भी पूरा थोड़ी हो गया। अभी तो मैंने आपको पूरी इसकी जो पृष्ठभूमि की छोटी छोटी चीजें वो बताई है। अभी जीएमओ आएगा जहां से एग्जाम में प्रश्न उठाएगा, या तो ये नॉर्मल बातें उठा लेगा, अगर दृष्टिकोण उसका सिंपल क्वेश्चन आंसर लेने का वजह से पिछली बार यहाँ से ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, तो 1-2 प्रश्न उठाएगा। नहीं तो फिर जीएमओ आ रहा है ना, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म में से आपको पक्का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, वहां पर आपको बीटी कपास, बीटी बैंगन, रोजी गाय, फ्लावर, सावर, ऑन को माउस, सुपर पोटैटो, इनके बारे में आपको बताऊंगा, तो वहां से आपको एक आधा प्रश्न जो है वो डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, ओके, ये हो गई बात अपन ने। फिर हमने बात की यहाँ पर, देखो यहाँ से ये शब्द उठा सकता है, ये शायद अकाउंटेंट या एलडीसी में आरपीएससी ने पूछा हुआ, आप देख सकते हो पुराने पेपर, जब आरपीएससी एग्जाम लेता था उस समय
पुनः संयोजी डीएनए क्या है? दो वांछित डीएनए खंडों को जोड़कर, यानी दो डीएनए खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है। नया डीएनए क्या कहलाता है? पुनः संयोजी डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहलाता है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, और इस प्रक्रिया को पुनः संयोजी तकनीक कहते हैं। ठीक है, आप में कोई साइंस का विद्यार्थी होगा, उसको थोड़ा ये लग रहा होगा कि यार ये छोटी चीजें, लेकिन जो साइंस के नहीं है भैया उनसे पूछ के देखो एक बार, सर आप पढ़ा रहे हो वो आज दिन तक कोई पढ़ा नहीं पाया, क्या बात है, थैंक यू। हाँ भाई भरत वेलकम, ठीक है ना। चलो, तो कल की जो क्लास है उसके अंदर हम जीएमओ, प्लाज्मिड वाहक, पीबीआर 322, जो है एनजी, निफ्जिन, एक्सप्लांट, इन दो चार चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर इसी के अंदर अपने और बेहतरीन टॉपिक है जो अगली क्लास में चलेंगे, वो वहां से तो प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा। बायोटेक्नोलॉजी का जो तीसरा पोर्शन अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे काफी सारी चीजें, फिर जो अगले दिन पढ़ेंगे उसमें अपने आएंगे क्या क्या, उसमें आपके आएंगे कृत्रिम गर्भाधान, उसमें आपके आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु, उसमें आपके आएगा क्लोनिंग, क्या आएगा? क्लोनिंग, उसमें आपके आएगा स्टेम सेल, क्या आएगा? स्टेम सेल, और उसमें आपके आएगा पेटेंट। वो 5 टॉपिक और इसी के हैं। तो ऐसे करके टोटल लगभग 15 जो बिंदु हैं वो इस बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, और उन 15 बिंदुओं में से 2 प्रश्न उसको लेने हैं, आराम से ले लेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, गारंटी है। ठीक है, क्या बात है भावेश, लॉकडाउन में मामला सेट हो गया। ठीक है सर, मैं तो 10th के बाद अभी पढ़ रही हूँ साइंस। हाँ भाई चलो, तभी तो कह रहा हूँ ना, अच्छे से समझ आ रही, बिल्कुल आएगी, पर्सन भी करके आओगे अभी ना। थैंक यू सर। ओके चले दोस्तों, आज देता हूँ वाणी को विराम, कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। अच्छा एक बार आप सभी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम क्लास शेड्यूल, क्लास का टाइम मॉर्निंग में 7 बजे की जगह 6 बजे कर सकते हैं क्या? फटाफट कमेंट्स करके बताइए। आप सभी लोग लाइव हैं, जुड़े हुए हैं, क्या हम, और मैं कहना चाहूंगा जो विद्यार्थी इस सेशन को बाद में देखेंगे वो भी जो चैट सेक्शन है उसमें चैट जरूर करेंगे, ताकि क्यों मैं चैट देख लेता हूं आप लोगों की डेली। हम इस सेशन को 7 बजे की जगह 6 बजे कर दें क्या? मॉर्निंग में 6 बजे से कर दें क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ कि इस सेशन का समय हम मॉर्निंग 6 AM से कर दें क्या? इसको कोई दिक्कत तो नहीं, और वैसे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, पढ़ना है यार, अच्छा है ना। क्लास के प्रेशर से आप जल्दी उठोगे, कम से कम 1 घंटा और बचेगा। अभी तो आप सोचते हो यार थोड़ा सा और सो लेता हूँ, 7 बजे क्लास है, कोई नहीं 6:40 पे उठूंगा, तुरंत चाय पी के और बैठ जाऊंगा क्लास लेने, तो इसके बजाय 1 घंटा आपका और बचेगा ना। अब समय कम है, ध्यान रखना, और आप लोगों को दिन रात मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे खास बात यह कि आने वाले 45-50 दिन के अंदर आप वो कर सकते हो जिसमें आप अपने भविष्य को स्वर्णिम कर सकते हो। कितना सा टाइम है, कितने दिन दुख पाना है भाई? सिर्फ पौने 2 महीने, 2 महीने मान लो, चलो इस 1.5 से 2 महीने का जो टाइम पीरियड है, इसमें अपने आप को झोंक दो, मैं कह रहा हूं लाइफ टाइम सेटल्ड हो जाओगे। ठीक है, जिसने ये महसूस कर लिया ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, और ये 40-45-50 दिन बचे ना, रगड़ के रख दो। ठीक है, इतना पढ़ दो, इतना पढ़ दो जिसकी हद नहीं है। अरे 15-15 घंटे आपकी स्टडी होनी चाहिए, 10 घंटे बहुत हैं सोने खाने के लिए। प्रेस करे, टाइम ज्यादा मिलेगा, हाँ टाइम थोड़ा ज्यादा भी दे दूंगा, तो ठीक है ओके। 6 बजे से रखते हैं ना, भावेश करें नहीं सर, हमारे लाइब्रेरी 6:30 बजे खोलते हैं। अच्छा, तो लाइब्रेरी के बाहर जाके बैठ के पढ़ लेना आधे घंटे पहले, है ना? ठीक है, फिर कुछ होना भी चाहिए ना बताने के लिए। कल को सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके पास क्या होगा बताने के लिए? तो आप बताओगे देखो हम कैसे सिलेक्ट हुए। 6:30 बजे लाइब्रेरी ओपन होती थी, हम 6 बजे ही जाके बैठ जाते थे, क्योंकि हमारे सर की क्लास जो है, हमारे यशवंत सर की क्लास जो है वो 6 बजे चलती थी, तो हम क्लास के चक्कर में यूं जाते थे। ठीक है, तो कुछ होना तो चाहिए, मिस्ट्री तो होनी चाहिए बताने के लिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, कल से अपन 6 बजे अपडेट रहेंगे और 6 बजे से पढ़ेंगे। मैं बता दूं, अब आपका इस पीरियड में कोर्स भी पूरा करवा के, और फिर लास्ट के जो 10-15 दिन अपने को मिलेंगे, उनमें आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करवा दूंगा, 2-5 मैराथन लेके शानदार तरीके से। साइंस का डर छोड़ दो, 25 में से 20 प्लस करके आओगे अगर क्लास पूरी अटेंड कर ली तो। ठीक है, धन्यवाद।